अमेरिका असला बंद करने जा रहा है इसराइल का। अभी जो कुछ देर पहले एनबीसी न्यूज़ ब्रेक कर रहा था, क्योंकि ये ज़्यादा इस वक्त ये उथल पुथल करेंगे ना। ये 28वीं स्लाइड हम कोट करते हैं एनबीसी न्यूज़ ने ब्रेक की है अभी खबर, अभी ब्रेक कर रहे हैं वो, कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कसिंग स्लोइंग सम वेपनरी डिलीवरीज टू इसराइल टू प्रेशर नतन्याहू जो हैं ये ज़्यादा इधर उधर ज़रा ज़्यादा चूं चाँ करेंगे तो अमेरिका इनको अब ज़रा प्रॉपर थप्पी देने की मूड में है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये पूरी दुनिया के अंदर एक मतलब सब ने अपनी पोजीशंस बिल्कुल क्लियर कर दी। और मैं, आप यकीन कर, मैं इस ये जो तारीख़ी लम्हात है ना, इसमें मैं दाद देता हूँ किस तरह से अमेरिका की राय आमा निकली है, यूरोप के लोग निकले हैं, किस तरह से इसमें तुर्की ने रोल प्ले किया है, किस तरह इसमें अरब ममालिक, इस्लामी ममालिक ने और अफ्रीकन यूनियन ने और लातीनी अमेरिका ने इसमें कैसे वो सब खड़े हुए, और किस तरह से पाकिस्तान खड़ा हुआ है और ईरान खड़ा हुआ है। मतलब सारे मुल्कों ने अपने जो भी उनके आपस के मामलात थे इस वक्त, वो सारे एक तरफ रखे। उन्होंने कहा कि एक जो बहुत बड़ा कॉज है और वो ये है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत। और उसके ऊपर जो है वो अब तेज़ी के साथ अमल दरामद शुरू हो गया है। और मैं उस पर ये जानता हूँ कि ये बड़ा कठिन, इसमें बड़ी जाने गई हैं और अभी और जाएंगी जब तक ये सीज़ फायर नहीं होती। लेकिन यह है कि इसको अगर देखा जाए तो अमेरिकन मीडिया, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज ये ओपन अप की है बात, कि पहली स्लाइड हम शो करें कि अरब मीडिएटर्स प्रपोज न्यू होस्टेज रिलीज प्लान। और न्यूयॉर्क टाइम्स को अब हम कोट कर सकते हैं आज थर्ड स्लाइड में कि निगोशिएटर क्लोज इन ऑन होस्टेज डील दैट वुड हॉल्ट फाइटिंग इन गज़ा फॉर वीक्स। और यहाँ पर हम अब टाइम्स ऑफ इसराइल को भी कोट कर सकते हैं, जो छठी स्लाइड है। इजरायली टीम सेड टू अराइव, अच्छा जी, इनको पता ही नहीं, अच्छा, इजरायली टीम सेड टू अराइव इन। और फिर उसके बाद छठी और सातवीं ये कि रिपोर्ट क्या कहेंगे जी, इजरायली डेलीगेशन लेड बाय मोसाद चीफ अराइव्स इन पेरिस। और साथ ही जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और कमाल किया, उन्होंने कहा 80% तो जो सुरंगों का ढांचा है वो अपनी जगह बरकरार है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल 8 स्लाइड हम कोट कर, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहे हैं कि अभी तक जो अमेरिकन जो वो है, इसराइली और अमेरिकन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि 80% जो टनल्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, इंटैक्ट हैं अभी तक। तो ये फिर इसमें ये 26, 27, 28 हज़ार कितने लोग इसमें शहीद हो गए हैं, ये क्या हुआ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में खड़ा होने जा रहा है दुनिया के सामने। लेकिन उससे पहले तो ये है कि ये जंगबंदी हो, ये प्लान आगे बढ़े। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो सदर महमूद अब्बास हैं, कल जो हम बात कर रहे थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा उनके जो मुशीर हैं, जो कि मईशत को देखते हैं, वो चाहते हैं कि वो जो है अगली क़यादत संभालें और अगले वज़ीर आज़म बने सारे। लेकिन उनकी तरफ से आज ये बात आई है फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से कि महमूद अब्बास जो हैं वो ये जो वज़ारत उज़्मा है ये हमास को भी देने को तैयार है। मतलब आपको याद होगा लोगों को कि वो इस्माइल हानिया के ऊपर एक तसादुम हुआ था 2005-6 के इलेक्शंस के बाद, 6 के इलेक्शंस के बाद, और उसके नतीजे में हमास गज़ा में और जो फतह है वो मगरिबी किनारे तक रह गए थे। लेकिन इसमें अब जो एक इम्पॉर्टेंट नाम जो कल हमने डिस्कस नहीं किया था, चंद नाम तो कल हमने बात कर ली थी, हमने बताया था कि इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं कि जी अगली क़यादत जो है वो कौन संभालेगा, और उसमें नासिर अल किदवा का नाम हमने बताया था, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम बताया था, बाकी नाम सारे बताए थे। लेकिन ये कि इसमें एक नाम जो कहते हैं ना डार्क हॉर्स के तौर पे जो सामने आ रहा है
और वो इसलिए आ रहा है कि अमेरिकन्स ने और अरब ममालिक ने और हर तरफ जो सर्वे हुआ है कि कौन सी ऐसी शख्सियत है जो सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनियों में मकबूल है। अब वो किसी को पसंद हो या ना हो, उससे हट के और कौन सी शख्सियत ऐसी है जो इस वक्त हमास और फतह को और बाकी जो तमाम लोग हैं उनको वो आपस में जोड़ सकती है। तो वो जो शख्सियत है और जो इस्माइल हानिया से भी ज़्यादा मकबूल है सर्वे में, यानी हमास की जो लीडरशिप है उससे भी ज़्यादा जो जिसके पास, यानी ऐसा कौन हो सकता है भाई, अब किसी को भी लाके बिठाते हैं तो वो हमास के लीडर से तो हमास, लेकिन जो रायामा है उसमें हमास के लीडर से अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा किसी की सपोर्ट आई है किसी सर्वे में, तो उनका नाम अब डिस्कस हो रहा है कि उनको भी क़यादत जो है वो भी क़यादत की दौड़ में, अगली जो फ़लस्तीनी रियासत है उसकी क़यादत की दौड़ में वो शामिल हो गए, और उनका नाम है मरवान बरगोती। अच्छा, मरवान बरगोती मरवान बरगोती का जिक्र काफ़ी दफ़ा इस नशिस्त में हो चुका है पहले। मरवान बरगोती जो हैं ये पिछले 22 साल से इसराइल की जेल में है, 22 साल से। और इनको ये 1959 में ये पैदा हुए थे। बरगोती कबीला, ये रमल्ला का इलाका जो मगरबी किनारा, वहाँ पे बरगोती कबीले से इनका ताल्लुक, वहाँ ये पैदा हुए, यानी उसी साल पैदा हुए जब फतह की बुनियाद रखी गई ना, तो उसी साल वो इनकी, लेकिन ये शामिल जो है 1974 में हुए थे PLO में। और ये जो है ये 1978 में ये गिरफ़्तार हो गए, और 78 में गिरफ़्तार होने के बाद इनको 4-5 साल जेल में भेज दिया गया। वहाँ पर इन्होंने अपने स्कूल वगैरह की तालीम हासिल की, कंप्लीट की, इब्रानी ज़बान बोलना सीखी, फिर ये बाहर आए, बाहर आके फिर इन्होंने एक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करना शुरू की। दरमियान में ये हुआ कि सिलसिला के ये जो है, अच्छा ये जहन में रखें कि जो हम कहते हैं ना कि हमास का एक पॉलिटिकल ब्यूरो है और एक हमास की जो है वो का एक अस्करी विंग है। इसी तरह से जो PLO यासिर अरफात का ये जो दौर है ना 70 का और 80 का, और अभी ओस्लो माहदे नहीं हुए, अभी वो 90 से पहले की बात हो रही है, 80 की बात हो रही है, जब बहुत ज़्यादा लेबनान में वॉर है और ये सारा। तो जो PLO का जो अस्करी विंग था उसका नाम था तंजीम। PLO का जो अस्करी विंग था उसका नाम था तंजीम, और ये तंजीम के सरबराह थे। यानी ये जो जब ये मुआहदा दस्तखत भी हो गया, ये जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ, तो उससे पहले 6-7 साल पहले इनको यहाँ से निकाल दिया था इसराइल ने। ये जला वतन हो गए थे और ये इनको उर्दन भेज दिया था। ये रिहाई के बाद इनको उर्दन भेज दिया गया था। तो उर्दन से वापस आए, तो वापस आने के बाद इनकी वापसी उर्दन से हुई 7 साल जलावतनी के बाद ओस्लो मुआहदे के तहत। ओस्लो मुआहदा जब यासिर अरफात मरहूम जो हैं उन्होंने जब ये दस्तखत तय किया, 2 रियासती फार्मूला जो था, जिस पे इसराइल ने बाद में गड़बड़ कर दी और जिसके नतीजे में इंतफादा शुरू हुई। तो ये इंतफादा में को लीड कर रहे थे, पहली इंतफादा को लीड कर रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि दूसरी इंतफादा जो है उसमें भी आगे आए और 2002 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और इनको 5 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में इनको 5 दफ़ा पहले सज़ाए मौत और फिर उसके बाद जो है वो उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। इब्रानी ज़बान में इन्होंने जजों से उस वक्त खिताब किया था, और उस ज़माने में ये व्यूज़ ऑन न्यूज़ के अंदर ये पूरा जो मुकदमा है इसको मैंने डिस्कस भी किया था 2002 में। ये 2002 में 2004 में ये सज़ा सुनाई गई थी। तो उस वक्त ये हुआ था कि इन्होंने इब्रानी ज़बान में पूरा कहा था कि मैंने नहीं किया, लेकिन वो जज साहबान ने कहा था कि ये, अच्छा जो मौजूद है ना इसमें जो मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक तो हम विलियम बर्न्स का जिक्र कर रहे हैं ना बाइडेन इंतज़ामिया में, लेकिन ये जो है ना ब्रेट मैकर्ग, जो बाइडेन इंतज़ामिया के मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, ये इससे पहले
ट्रंप इंतज़ामिया में भी मिडल ईस्ट को देखते रहे हैं, मुख्तलिफ यानी सिक्योरिटी टीम का हिस्सा रहे हैं और फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स में। उससे पहले ये ओबामा दौर में भी रहे हैं, यानी ये भी बहुत एक्सपीरियंस्ड शख्सियत हैं, यानी मशरिक़ वस्ता को समझती हैं। ख़ास तौर पे जो दाइश के ख़िलाफ़ फोर्स बनी थी उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और उससे पहले ये बुश दौर में भी थे, बुश दौर में भी इराक, शाम, तो वो ये भी मशरिक़ वस्ता को समझती हैं और ये इनको भी पता है कि ये मरवान बरगूती कौन है। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि वो, जैसे आप ये विक्टोरिया न्यूलैंड है मिसाल के तौर पे बाइडेन इंतज़ामिया में, तो उनसे ज़्यादा यूक्रेन को कौन समझेगा, क्योंकि ये मैदान में जो कुछ हुआ था 2014, जो मैदान जिसको कहते हैं रेवोल्यूशन और ये सारा, तो वो तो विक्टोरिया न्यूलैंड थी उसमें। तो मसला ये है कि वो जो एक्सपीरियंस होता है ना पिछला, एक होता है कि जी आप, एक होता है कि वो जो जिन्होंने जो खुद इन्वॉल्व रहे हैं लोग सफारत का, तो पुराने लोग इस वक्त मौजूद हैं जो पूरी तारीख समझते हैं, अमेरिका से भी मौजूद हैं, अरब ममालिक तो उनके तो टिप्स के ऊपर है ये चीज़ें सारी। लेकिन ये है कि इसमें इस वक्त इसराइल को उनसे मनवाना है, उससे जो है ये मनवाना है और अमेरिका ने मनवाना है। कमाल की बात ये है कि मनवाना जो है ये अमेरिका नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो है ये बड़ी अजीब सी बात है कि इसमें जो ये, अब मैं इजिप्ट के न्यूज़पेपर को कोट करता हूँ, वो किस तरह आप बता रहे हैं आज 14वीं स्लाइड अगर हम दिखा, CIA चीफ टू मीट इजिप्शियन इसराइली काउंटर पार्ट्स इन यूरोप और गजा ट्रस्ट टॉक्स, ये रिपोर्ट चल रही है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, अच्छा, और एहराम ही कह रहा है कि EU भी आ गया 12 पॉइंट्स के साथ। अच्छा, मतलब सीरियस, सबको अचानक सब सीरियस हो एक साथ हो गया सारा। अच्छा, एनीवे, अच्छा, अब इशू ये है सारा कि पहला मरहला कैदियों की रिहाई पहले होगी, कैदियों, ये तो मेरा ख्याल है, मेरी अल्लाह से दुआ है कि जंगबंदी का ऐलान हो फौरी तौर पे। और यहाँ से ये जो, अब मेरा नहीं ख्याल कि मोसाद चीफ भी बैठे हैं, CIA चीफ भी बैठे हैं, 80% सुरंगें मौजूद हैं अपनी जगह, सब कुछ मौजूद है अपनी जगह। और इसराइल का मीडिया जो है वो अभी, ये मैं यहाँ पे 30th स्लाइड कोट कर रहा हूँ, I24 न्यूज़ एक्सक्लूसिव, इजरायली सोर्स से सम प्रोग्रेस इन होस्टेज टॉक्स बट टू अर्ली फॉर ऑप्टिमिज्म। अच्छा जी, अच्छा, तो बात यह है कि पहला मरहला क्या है इसका, ये अब छोड़ दें, ये जो इधर उधर से हो रही है बात। पहला मरहला ये है कि जो सिविलियन जो हैं, जिसमें बच्चे, ख़वातीन, मर्द हजरात, सिविलियन, उनको हमास रिहा करेगी। सीज फायर हो गया, पहले तो सीज फायर हुआ, फिर उधर से सिविलियन रिहा हो गए, और इधर से एक तादाद, बड़ी तादाद फ़लस्तीनी रिहा होंगे इसराइल की जेलों से। यानी आज अभी ये करंट स्टेटस ही है। जो दूसरा मरहला, ये 2 महीने का अगर होता है या 4 महीने, तो दूसरा जो मरहला है, दूसरे मरहले के दौरान जो है, अच्छा, इस दौरान जंगबंदी होगी और इमदाद खुल जाएगी, फौरी तौर पे इमदाद खुलेगी। ये थोड़ा सा प्रेशर इसीलिए रखा हुआ है बीच पे, यूनाइटेड नेशंस की जो इमदादी सरगर्मियाँ, क्योंकि उसमें भी जाहिर है कि उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं और उसको भी एक बिल्कुल इमदाद तक ही महदूद रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी एक बहुत बड़ी साख इस वक्त मुतासिर हुई है, लेकिन उसके नतीजे में ये आप इसको अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिफ्यूजी काउंसिल, ये जो इनकी जो इन्होंने काम किया है इस पूरे अरसे में, इसको तो आप इसकी खिदमत को तो नज़रअंदाज कर नहीं सकते। अगर ये 1900, ये हम कहते हैं ना रूल्स बेस्ड ऑर्डर ने कुछ नहीं किया, अब ये कुछ तंजीमें, यूनिसेफ है, ये रेफ्यूजी काउंसिल है, ये क्लाइमेट के ऊपर काम हो रहा है, ये अगर ना होते तो इस दुनिया का पता नहीं क्या बनता। मतलब कुछ हम कहते हैं ना रूल्स बेस्ड ऑर्डर, मगरबी दुनिया से सारी नहीं, कुछ लोग, अभी देखें सबसे बुलंद, अब आप देखिए रशिया ने खुल के स्टांस लिया हुआ है इस फ़लस्तीनियों के हक़ में, चाइना ने खुल के स्टांस लिया हुआ है फ़लस्तीनियों के हक़ में। अच्छा, फ़लस्तीनियों हक़ में 2 स्टेट सोल्यूशन, वही जो सबका पूरी दुनिया बात। लेकिन बात सारी ये है कि जो आप ये देखें कि मुजाहरे तो वहाँ नहीं हो रहे हैं ना, वहाँ तो सिस्टम्स ऐसे हैं कि जो उनका एक गवर्निंग सिस्टम है, चाइना में तो लोग सड़कों पे नहीं आते,
लाखों की तादाद में, या रशिया में तो नहीं आते। तो लोग मुजाहरे अब कहाँ कर रहे हैं? मुजाहरे लोग यूरोप में और अमेरिका में करें।